क्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है और इसके साथ ही पिछले 10 सालों के वादों को उन्होंने पूरा किया। उन्हें पूरा करने पर एक वीडियो भी बनाया गया और वो वीडियो भी इस दौरान जारी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। जिस तरीके से दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरे किए हैं और इसी के दम पर मोदी की गारंटी संकल्प पत्र का नाम रखा गया है। तो कई वादे किए गए हैं संकल्प पत्र के जरिए। यूसीसी से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक का बड़ा वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोग किन के वादे पर एतबार करते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से भी मैनिफेस्टो जारी किया गया था और वहां पर भी कई बड़े ऐलान किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, कई बड़े वादे किए गए हैं लोगों से। तो 2014 में कुल 282 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथ आई थी। 2019 में कुल 303 सीटें आई थी। 2024 में क्या 370 सीट मिल पाएगी, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेकर आ रही है और एनडीए के साथ 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो जो टारगेट बीजेपी सेट करती आ रही है, 2014 में 200 सीट पार का टारगेट था, उसे पूरा किया। 2019 में 300 प्लस का टारगेट बीजेपी ने रखा था, उसे भी अचीव किया और अब 2024 में 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा लक्ष्य रखा है, क्या उसे जीत पाती है, क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पाती है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी का दावा यह है कि हमने जो भी वादे किए वो काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था, फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या फिर 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का, वो तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। राम मंदिर इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। रामनवमी पर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि पहली बार होगा जब महल में रामलला अपना जन्मदिन मनाएंगे और ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला इस बार लोकसभा के चुनाव में। देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी जो दावा कर रही है 400 प्लस का, क्या वो अचीव कर पाती है। 370 सीट अकेले बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहा है जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और यहां पर अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, फिर चाहे वो महिलाएं हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी की ओर से की गई है। तो देश भर में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वादा बीजेपी ने कर दिया है। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने का भी बड़ा वादा किया गया है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र पर मंत्री लालचंद कटारिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह गारंटी मोदी की गारंटी है, मोदी का घोषणा पत्र है। कैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा और हम कैसे नागरिकों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उसका यह रोड मैप है कि गरीबों को मुफ्त 2029 तक राशन मिलता रहेगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी है। और ये बात सही है कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज मिलेगा।
गरीब परिवारों को 3 करोड़ आवास मिलेंगे और करीबन मुद्रा योजना जो है उसी में 20 लाख की सीमा उसमें रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इतने बड़े प्रजातंत्र वाले देश में जो हमेशा चुनावों में ही समय लगा रहता है और एक तरह से ये मानिए कि उसमें जितना पैसा खर्च होता है यदि वो पैसा विकास के काम में लगे पूरे देश के अंदर तो देश का नक्शा बदला जा सकता है। तो एक पहल सबसे बड़ी जो की आने वाले समय में मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया है कि पूरे राष्ट्र का एक ही चुनाव होगा। तो आप और हम समझ सकते हैं कि आज जिस तरह से एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, नगर पालिका है, प्रधान है, जिला परिषद है, यदि ये इस तरह एक चुनाव होने लग गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पे जो भार है वो कम होगा और देश की जो आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। और जो बार बार समय भी खराब होता है इसमें हम ये भी समझ देखते हैं कि समय बड़ा कीमती होता है और हर बार चुनाव का माहौल बना रहता है। तो ये फिजूल खर्ची की तरह एक जो मामला है पूरे देश में बना हुआ है, इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा, देश की प्रगति में काम आएगा। नौजवानों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं करी है, अयोध्या का राम मंदिर बनी गया। तो ये जितनी बातें देश के सामने उन्होंने रखी है, एक लंबा विजन दिया है 2047 तक और उन्होंने कहा कि 2029 तक, जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था कि गरीबों में जो मुफ्त राशन है वो जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन लोगों को 2029 तक मुफ्त राशन जारी रखा जाएगा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी कार्यालय में जोरदार हंगामा हो गया। पूर्व विधायक विठल शंकर और निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के समर्थक आपस में भिड़ उठे। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब दोनों ओर से समर्थक आपस में भिड़ गए, कुर्सियां तक उठा ली गई मारने के लिए। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यह हंगामा हुआ। कटाक्ष करने वाले कार्यकर्ता और पूर्व एमएलए के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए। हंगामे के दौरान हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहां पर लोग समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं। कुर्सियां उठाकर एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाए गए, हाथापाई की नौबत आ गई, जुबानी जंग भी वहां पर दिखाई दिया। तो तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में यह हंगामा हुआ। अब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की तस्वीरें कितनी सही हैं? और अब खबर प्रतापगढ़ से है जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़ में गर्मी के तीखे तेवर के साथ नेताओं के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल अंजना ने बाजारों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इस बार जनता का मूड और मत पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बाद में नीमच नाके पर अंजना ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। अब खबर कोटा से है। कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में अचानक से आग लग गई। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त हॉस्टल में 60 कोचिंग छात्र मौजूद थे। आग लगते ही कोचिंग छात्रों में भगदड़ मच गई, जिनमें से एक छात्र अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। कुन्हाड़ी के इसी हॉस्टल में आग लगने का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चे कूदकर जो है जान बचाई और आधा दर्जन से अधिक बच्चे जो झुलसे हुए हैं और जो है घायल हुए, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हॉस्टल की वही जगह है जहां भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने के बाद जो है बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। हमारे साथ डीएसपी राजेश सोनी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब क्या सिचुएशन है? ये सारे बच्चे निकाल लिए हैं, सारे बच्चों की रेस्क्यू हो गया पूरा कंप्लीट। 8 बच्चे छोटे मोटे इंजर्ड हुए, जिसमें से 2 बच्चे एडमिट हैं। और इस सुबह 6:30 बजे आग लगी थी। सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई, रेस्क्यू टीम आ गई। आसपास के लोगों ने भी काफ़ी मदद करी और अभी सारी स्थिति एकदम कंट्रोल है। पूरा रेस्क्यू पूरा हो चुका है और अब आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। एफएसएल टीम आई हुई है और जो भी
बड़ा हादसा टल गया सर, क्योंकि 60 से हाँ, अपन ऐसा मान सकते हैं कि बड़ा हादसा टल गया, कोई कैजुअलिटी नहीं है। जो बच्चे इंजर्ड हैं, 2 बच्चे एडमिट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं है। एक बच्चा पीछे कूद गया घबरा के, इस कारण उसके पाँव में फ्रैक्चर है, बाकी सब लोग ठीक है। मैं तो घर सो रहा था अपने, मैं कृष्ण विहार में रहता हूँ, मगर जैसे ही वहाँ से किसी ने फ़ोन किया मेरे को कि हॉस्टल में, आपके सामने वाले हॉस्टल में आग लगी, तो मैं बाहर आया दौड़ के, तो इधर आके देखा तो और करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सलमान खान एक्टर के घर पर फायरिंग की गई थी और उनकी ये देखिए ये पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसमें हमलावर ने हेलमेट से अपना चेहरा ढक रखा है। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है, उसके चेहरे को नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह जरूर देखा जा सकता है कि हमलावर जो है वो बाइक पर सवार है। अब हमला किसने कराया है, क्या उद्देश्य रहा, क्या मकसद रहा, यह फिलहाल जांच का विषय। इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है, लेकिन पहली तस्वीर सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव के बीच देश भर में जहां कड़ी सुरक्षा है, वहीं मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट घर के बाहर सुबह 4:55 पर 3 राउंड फायरिंग करके सनसनी फैला दी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जिस वक्त बदमाशों ने गोलीबारी की उस वक्त सलमान घर पर ही मौजूद थे। सलमान खान को लगातार धमकियां मिलती रही हैं। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने तक की धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। सरकार ने सलमान को Y+ सिक्योरिटी दी है। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद एक बार फिर से लॉरेंस गैंग पर संदेह होने पर पुलिस लॉरेंस से पूछताछ कर सकती है। मौके पर पहुंची पुलिस और FSL टीम ने जांच शुरू कर दी। सलमान खान के अपार्टमेंट की CCTV फुटेज को मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और बारीकी से उसकी जांच में जुट गई है। इसमें आप कह सकते हैं हमारे कम से कम अलग अलग 15-20 टीम्स बनी हैं और सभी इस पे काम कर रहे हैं और हर एंगल से हम देख रहे हैं, हर एरिया के उसके हिसाब से। इससे पहले 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। साल 2022 में सलमान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही हाल सलमान का भी करेंगे। मार्च 2023 में बजरंगी भाईजान को एक और ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। सलमान के करीबी को ईमेल मिला, जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू था, जिसमें उसने दावा किया था कि जीवन में उसका केवल एक ही लक्ष्य है, वो है सलमान खान को मारना। दर्ज शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी भरे ईमेल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया और सलमान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साल 2023 में ही सलमान खान को जोधपुर से एक बार फिर एक व्यक्ति से जान से मारने की धमकी मिली। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि पिछले दिनों मुंबई में गोलीबारी हुई, डोंबिवली में एक विधायक ने गोलीबारी कर दी। आज सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो गई। ये कैसी कानून व्यवस्था है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, आप कहां हैं? अगर सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल, हाई सुरक्षा में जो कवर है वो लोग सुरक्षित नहीं है, उनके घर के आसपास गोलीबारी हो रही है, तो इसका मतलब अपराधियों को किसी बात का डर नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, वो भी मुंबई से शहर में। दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। सलमान खान हो चाहे कोई आम इंसान हो, किसी के भी घर के बाहर गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन
यह सरकार चूंकि अब दूसरी चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती है, कानून व्यवस्था पर इसका ध्यान नहीं रहता। सलमान खान के बंगले के बाहर गोली किसने चलाई यह भी जांच का विषय है, लेकिन सलमान खान पर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चेन स्नेचर्स बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरेआम महिलाओं से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मालवीय नगर में एक और घटना घटी है, जहां पर महिला की चेन लूटी गई है। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। चेन स्नेचिंग की शिकार महिला घायल भी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ चेन स्नेचिंग बल्कि बर्बरता भी की गई। महिला सड़क पर गिर गई और महिला चेन स्नेचिंग के दौरान घायल भी हो गई है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें आम हो चली हैं। जब प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं, आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। और धौलपुर में करेंगे चुनावी प्रचार, भरतपुर जाने का भी कार्यक्रम। प्रियंका गांधी आज भीनमाल में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करेगी और जालौर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए मांगेंगी समर्थन। कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्यक्रम। एमपी के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूरू में करेंगे रैली। देर शाम बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। जमुई में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन के दलों के अलग अलग घोषणा पत्र पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले टुकड़े टुकड़े गैंग ने गठबंधन बनाया और अब टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा। आज से यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे। और अलवर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोर भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। चोरों ने सुभाष नगर शिव मंदिर में दान पात्र को तोड़कर करीब 4000 रुपए पार कर दिए। मंदिर के पुजारी रामकरण शर्मा का कहना है कि जब वे सुबह मंदिर में पूजा करने गया था तो देखा खिड़की टूटी है और दान पात्र भी टूटा हुआ है। मामला शहर के एनएबी थाना के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह पंडित जी पूजा करने आए थे, दोनों दान पत्र टूटा मिला। पंडित जी ने तुरंत मुझे फोन करा। हम आए, समिति के 5-7 सदस्य, हमने देखा दान पत्र टूटा पड़ा है। इसमें से लगभग साल के हमारे 8-10 हजार रुपए निकलते हैं। 5-6 महीने हुए जो दान पत्र खोले में 4-5 हजार रुपए थे। वो गायब थे। 30,000 का देखा तो जंगला टूटा हुआ है, उसका आधा जंगला टूटा बाहर रख रखा है। उन्होंने वहाँ एक पूरे खाने वाली टोली उसके ऊपर जाके पत्थर से जंगले को तोड़ा है। रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जौनापुरिया पार्टी पदाधिकारियों के साथ देवली उनियारा पहुंचे और अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जौनापुरिया ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। जौनापुरिया ने कहा कि उन्होंने नामांकन पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपाया। वहीं आगामी दिनों में सीएम, डिप्टी सीएम की रैलियां होंगी। साथ ही 17 अप्रैल के बाद पीएम और अमित शाह की भी रैलियां आयोजित होंगी। खुद ही बता देना चाहिए, जो चीज तथ्य छुपाए हैं उसको उजागर करना चाहिए। और मैं दोबारा आपको बता दूं, उन्होंने मेरे ऊपर पहले आरोप लगाए थे, मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने तो शुरुआत नहीं की। उन्होंने मेरे ऊपर लगाए थे हिस्ट्री सीटर है, इसके पीछे 3 प्रदेशों की पुलिस भाग हुई है। मैं आज भी आपके माध्यम कह रहा हूँ कि वो डीजी रहे हुए हैं, उनको बात निकालनी चाहिए कि हिस्ट्री सीटर की रिपोर्ट भी आनी चाहिए और 3 प्रदेश जो पुलिस भाग रही वो भी आनी चाहिए। तो उनको खुद ही तथ्य रखने चाहिए, ताकि मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 साल से 8 करोड़ रुपए पर ईयर पर उसको मिलते हैं एमपी लड़का पर, उसका हिसाब मांगो। अब मैं ताजुब इस बात का है कि वो 5 साल एमपी भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों भाई आमने सामने लड़े हैं। ताजुब इस बात का उस आदमी को आज भी नहीं पता कि एमपी को 5 करोड़ मिलता है या 8 करोड़ मिलता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हूं।